हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। अभी तक अपन ने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है। कुछ एक न्यूमेरिकल मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, उम्मीद करता हूँ शायद आपने देखे होंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर रहे हैं और ये एक सिंपल पार्ट है जिसके ऊपर एग्जाम में 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन आते रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना। कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि स्पेक्ट्रम का सीरीज क्या है, क्या ऑर्डर है, किसके हिसाब से आप उसे याद करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक वही है। चालू करते हैं वीडियो को। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में हमारे पास में 7 वेव्स हैं बच्चों। आपने कभी नाम सुना होगा, गामा रेज होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, आपकी लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। रेडियो के अंदर इंफ्रारेड भी यूज़ होता है। ये नाम आपने सुने होंगे, एक्स रेज आपने नाम सुना होगा। ये सारी की सारी EM वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और दोनों का वेवलेंथ अलग है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ जो है दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉन्ग और एक का है 9000 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऐसी 2 EM वेव्स हैं। ये दोनों की दोनों कौन सी वेव्स हैं? EM वेव्स हैं। तो भैया ये चीज़ बताइए कि कौन सी वेव की स्पीड ज़्यादा होगी वैक्यूम में और कौन सी की कम होगी, पहला क्वेश्चन। या फिर ऐसा बोल सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ गिवन EM वेव्स, है ना। इनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा इन वैक्यूम, वैक्यूम में इनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, दोनों वैक्यूम में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगी तो इनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा 1:1। और दोनों की वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात। तो ये क्वेश्चन आ चुका है वैसे, है ना। चलो हाँ, आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। अपना टॉपिक जो है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेक्ट्रम। 7 वेव्स आर देयर एंड वी विल डिस्कस 1 बाय 1। ओके, और पहले तो याद करते हैं कि ये 7 वेव्स को कैसे याद किया जा सकता है। इसका कोई एक छोटा सा ट्रिक है हमारे पास में, उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। देखिए 7 वेव्स को याद रखने का सिंपल सा तरीका देखो बच्चों। एक तरीका है बच्चों, GX पर देखो I am रेडी। GX पर देखो I am रेडी, ये एक तरीका है। अब देखो इससे क्या क्या पता चल रहा है। G का मतलब आप सभी को पता चल गया होगा, गामा। G से सबसे पहला वर्ड जो निकलता है दैट इज गामा रेज। X का मतलब हो जाएगा बच्चों एक्स रेज, ठीक है। पर एक बार के लिए इंग्लिश मीडियम वाले हो, अभी समझ में आ जाएगा क्या चीज़ होती है। आई जो सीधा सीधा पता चल रहा है वो देखना। आई का मतलब हो गया इंफ्रारेड। एम का मतलब हो गया माइक्रोवेव्स। और आर का मतलब हो गया रेडियो वेव्स। ठीक है, ये पता चला। हाँ, देखो का मतलब होता है बच्चों विजिट करना, देखना, विजिबल लाइट। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये विजिबल है, विजिबल लाइट रेज। ठीक है, विजिबल लाइट तो आप समझते हो ना, वो विबग्योर वाली जिसमें 7 कलर्स होते हैं वो वाला। ठीक है, अब एक बच रहा है पर वैसे हिंदी में ये बनाया था मैंने, तो पराबैंगनी होता है ना। और पराबैंगनी को अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। एक ही बच रहा है तो वो आपको याद हो जाएगा कि अल्ट्रा वायलेट होती है तो ये यूवी रेज ही है, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, तो याद रखने का सबसे सही तरीका क्या है, GX पर देखो I am रेडी। और ये वेवलेंथ का सेंडिंग ऑर्डर है। वेवलेंथ का सेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रेडियो वेव है ना बच्चों, इसके पास में लैम्डा मैक्सिमम है। ठीक है, और गामा के पास में वेवलेंथ जो है वो मिनिमम होती है। ये बात ध्यान में रखना। तो हमने जो ऑर्डर याद किया है वो वेवलेंथ का असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो इसका उल्टा पॉसिबल है फ्रीक्वेंसी के अंदर। मतलब गामा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है,
और रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मिनिमम होती है, आप ऐसा भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये बात ध्यान में रखना, अगर आपको फ्रिक्वेंसी पता है तो आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपको वेवलेंथ पता है तो फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखिए वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला किसी भी वेव के लिए c इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाइड विद वेवलेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड, है ना, ये ध्यान में रखिएगा आप। तो इस तरीके से अगर आपको वेवलेंथ पता है तो आप उस पर्टिकुलर वेव की फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर फ्रिक्वेंसी पता है तो आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो वैक्यूम में। ठीक है, ये बात तो सिंपल सा पार्ट था। चलो, तो हमने जो ऑर्डर GX पर देखो आई एम रेडी याद किया है वो वेवलेंथ की असेंडिंग ऑर्डर में याद किया है, ये बात ध्यान में रखना। अभी तक के मेन बात यही है। ठीक है, ये बात इतना याद हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट लो या फिर उसको उतार लो जल्दी से, क्योंकि अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि इनका वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, कि इनकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है ना, वेवलेंथ दे देता है और बोलता है कि भैया ये वेवलेंथ कौन सी वेव की है बताओ देखें। ठीक है, तो अपन को वो पता होना चाहिए और वो याद हो जाता है, सिंपल सा पार्ट है रे, ज़्यादा टिपिकल पार्ट है नहीं वो, है ना, याद हो जाएगा वो आसानी से। देख लेते हैं एक बार के लिए। देखो कैसे याद रखेंगे, तो हमने बोला हमारे पास में कौन कौन सी थी, एक तो थी गामा रेज, है ना, G, दैट इज गामा, GX, X का मतलब एक्स रेज। ठीक है, पर का मतलब मैंने बताया था UV, ठीक है, UV रेज। फिर पर देखो, देखो मतलब विजिबल, ठीक है, देखो का मतलब क्या हुआ, विजिबल हुआ। फिर देखो आई एम रेडी, आई इंफ्रारेड, रेड आई एम माइक्रो, है ना, एम का मतलब माइक्रो, एंड रेडी का मतलब हुआ रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स। अब ये देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, विजिबल लाइट है ना, ये नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं, और उसमें आप याद रखेंगे कि विजिबल लाइट जो कि सनलाइट होती है जिसमें 7 कलर्स होते हैं विबग्योर वाले, वो विबग्योर वाला जो सिनेरियो था उसमें हम बोलते हैं कि वेवलेंथ का ऑर्डर 400 नैनोमीटर से लेकर 800 या 780 नैनोमीटर तक जाता है। ठीक है, तो हमने याद रखने का एक ऑर्डर सेट किया कि विजिबल लाइट जिसमें हम विबग्योर को पढ़ते हैं, वॉयलेट, ग्रीन, इंडिको, इनको पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें जो ऑर्डर है वेवलेंथ का वो क्या है, 400 टू 700 नैनोमीटर में है। ठीक है, तो ये याद रखने का सबसे सिंपल तरीका बैठेगा बच्चों, इसको याद ऐसे ही रखिएगा कि इसका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, ये बात तो याद रह जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये वेवलेंथ का असेंडिंग ऑर्डर है, रेडियो के पास में वेवलेंथ मैक्सिमम है बच्चों, ये ध्यान में रखना, है ना, रेडियो के पास में मैक्सिमम वेवलेंथ है। तो अपन ने यहाँ से चालू किया, 700 से इसका ज़्यादा होगा, इंफ्रारेड का जो है 700 से ज़्यादा होगा, तो हमने ये देखा कि 700 नैनोमीटर से 1 mm 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर किसका होता है, इंफ्रारेड का होता है। फिर 1 mm से 0.1 मीटर तक मतलब 10⁻³ से 10⁻⁻1, 10⁻³ से 10⁻⁻1 मीटर तक किसका होता है, माइक्रो का होता है। और रेडियो इज मोर देन 0.1, रेडियो हैज़ मोर देन 0.1 मीटर। तो मैं ऑन एन ऑलमोस्ट अरेंजमेंट देखूं तो ये देखो 700 नैनो में चल रहा है, 700 नैनो में चल रहा है, मतलब 10⁻⁻9 और यहाँ पे 2 जीरो और चल रहे हैं, तो ये 10⁻⁻7 मीटर के अप्रॉक्सीमेशन में कौन काम करता है, इंफ्रारेड काम करता है। ठीक है, फिर ये 10⁻³ के अंदर चल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं 10⁻7 से 10⁻³ मीटर का ऑर्डर कहीं दिया हुआ है तो मैं इंफ्रारेड में उसको डाल दूंगा। ठीक है, फिर 10⁻³ मीटर के ऑर्डर से 10⁻⁻1 मीटर का ऑर्डर हुआ तो मैं उसे माइक्रोवेव में डाल दूंगा, और 10⁻⁻1 से
अगर ज़्यादा है तो फिर हम उसे रेडियो में डालेंगे। कुल मिलाकर के हमारा लॉजिक ये सेट होना चाहिए था। ठीक है ये बात तो। और ध्यान में रखिएगा गामा की वेवलेंथ मिनिमम होती है, लैम्डा मिनिमम है इसके पास में, है ना, मिनिमम है, और रेडियो का मैक्सिमम होता है। डन हुआ इतना। चलिए अब गामा से एक बार के लिए चालू करते हैं, वेवलेंथ का असेंडिंग ऑर्डर। तो हम बोलते हैं गामा का जो वेवलेंथ है वो पिकोमीटर से कम होता है, मतलब 10⁻⁻, पिको 12 होता है ना, 10⁻⁻12 मीटर से कम होता है। या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि इट हैज़ वेवलेंथ लेस देन 1 पिकोमीटर। और पिकोमीटर का मतलब आप क्या दिमाग में रखेंगे, 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻12। और इसे और याद रखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो हम इसे बोल सकते हैं इट शुड बी 10⁻³ नैनोमीटर। बताओ भाई मेरे हिसाब से याद रह जाएगा क्या, 10⁻³ तो पहले लिखा, और नैनो का 10⁻⁹, 10⁻12 बैठ गया क्या, बैठा। तो ये बात ध्यान में रखना। तो इनके लिए लेस देन 10⁻12 मीटर होता है, लेस देन। ठीक है, चलिए फिर एक्स रेज की इससे ज़्यादा होगी, मतलब 1 पिकोमीटर से ज़्यादा होगी बच्चों। 1 पिकोमीटर, इसको आपकी बुक के जैसे लिख देता हूँ मैं। हम कह सकते हैं कि इनकी होती है 10⁻³ नैनोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा, और कहाँ तक ज़्यादा, 1 नैनोमीटर तक, मतलब 10⁻⁹ तक जाती है। ठीक है, फिर 1 नैनोमीटर से 400 तक आ गया क्या वापस से विजिबल में, नैनोमीटर तक कौन काम करता है, यूवी रेज काम करती है। ठीक है ये बात। तो चलिए ऑर्डर सेट कीजिए। एक्स रेज का ऑर्डर कहाँ था, 10⁻⁻12 मीटर से लेकर के 10⁻⁻9 मीटर तक एक्स रेज का ऑर्डर था, और यूवी का था 10⁻⁻9 से 10⁻⁻7 मीटर तक का ऑर्डर था। ठीक है ये बात। और विजिबल का आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है बच्चों, अब एक नॉर्मल क्वेश्चन बताता हूँ आपको। एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि 10⁻⁻² मीटर, मतलब 0.01 मीटर की वेवलेंथ कौन सी EM वेव की होती है। तो बताओ भाई कौन सी की होती है। तो आप इस ऑर्डर को देखो यहाँ पे तरीके से, आपको पता चलेगा कि माइक्रो के पास में वो ऑर्डर जा रहा है, 10⁻³ से 10⁻⁻1 माइक्रो के पास में जा रहा है। मिड में आ गया कि 10⁻²। तो हमने बोला कि ये ऑर्डर एग्जैक्टली था किसका, माइक्रो का था। किसका था, माइक्रो का था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखना ही पड़ेगा। और मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया है, अगर वो तरीका आप याद रख लेते हैं तो एग्जाम में कहीं चूक नहीं होने वाले, कहीं दिक्कत नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल तरीका है। विजिबल से चालू हो एक बार के लिए और रेडियो तक बढ़ो। 400 से 700, 700 से 1 mm, 1 mm से लेकर के 0.1 मीटर, 0.1 मीटर से फिर ज़्यादा रेडियो में चला जाएगा। फिर वापस से गामा से चालू हो और पिकोमीटर से, है ना, कहाँ से, पिकोमीटर से, कि लेस देन 1 पिकोमीटर किसका है, गामा का है। फिर 1 पिकोमीटर से 1 नैनोमीटर एक्सरे का है, 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर यूवी का है। ठीक है, तो ये याद बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम लगता है इसको याद करने में, बहुत जल्दी याद हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये उतार लिया होगा आपने। ठीक है, ये डन हुआ एकदम पक्का। चलो अब इसके बाद में बच्चों कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रेगुलर पूछे जाते हैं, है ना। इन क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा कि भैया ये बनती कैसे हैं, ये रेडियो वेव्स या फिर गामा रेज, एक्स रेज आई कहाँ से, ये आपको पता होना चाहिए। इनका यूज़ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं गामा से ही चालू करता हूँ कि गामा रेज को हमने कैसे प्रोड्यूस किया और फिर इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो गामा के लिए ध्यान में रखते हैं। गामा गामा रेज प्रोड्यूस कहाँ से होती है बच्चों, ये रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, ये बात ध्यान में रखना। जैसे अल्फा पार्टिकल या अल्फा रे, बीटा रे, उसी तरीके से गामा भी होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बनती कहाँ से, तो हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, प्रोड्यूस्ड बाय
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, या फिर आप लिख सकते हैं और इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में ये या तो प्रोड्यूस होती हैं या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेबलाइज होने के लिए गामा रेज को क्या करते रहते हैं, बाहर इमिट करते रहते हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसका मतलब है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर, किसी चीज़ से आर पार निकलने की जो क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ गामा रेज, इनका यूज़ क्या है, तो इनका सबसे बेसिक यूज़ है दे कैन डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। ठीक है, ये क्या कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। ठीक है, इजीली डिस्ट्रॉय कर लेती हैं, मतलब मेडिकल साइंस में हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सेकंड वन ये तो आता है एग्जाम के अंदर कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में कौन सी रेज को यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि अंडरलाइन जो पाइपलाइंस होती है ना, जिनके अंदर कोई ना कोई फ्लूइड ट्रैवल कर रहा होता है, या वाटर ट्रैवल कर रहा हो, या कोई ऑयल ट्रैवल कर रहा हो, उन पाइपलाइंस में लीकेज हो जाता है। और उस लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए भी या तो हम बीटा का या फिर हम गामा रेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, इसका एक और यूज़ है टू डिटेक्ट द लीकेज, टू डिटेक्ट द लीकेज इन अंडरग्राउंड पाइपलाइंस ऑफ ऑयल और वाटर, जो भी है। ठीक है, मतलब ये एब्जॉर्ब हो जाए। देखो, गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, ये आर पार निकल जाती है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर लीकेज हो गया है वहाँ पर क्या होगा, थक्का जम जाएगा। उस समय गामा रेज का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो इफेक्ट हो जाता है, और फिर हम देखते हैं कि अगर वो इफेक्ट हुआ है तो इसका मतलब है वहाँ पर लीकेज है। ठीक है, चलो, तो ये तो था गामा रेज के लिए, और एग्जाम में ये ध्यान में रखना कैंसर सेल वाला पूछा जाता है। लीकेज का भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रोड्यूस कैसे हो रही हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये प्रोड्यूस हो रही हैं। तो जी हो चुका है, अब एक्स देखते हैं, एक्स रेज। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड। एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस की जाती है, तो बच्चों हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब किसी मेटेलिक प्लेट के साथ में इंटरेक्ट करता है या मेटेलिक प्लेट पर स्ट्राइक करता है, तो फिर जो रेज प्रोड्यूस होती हैं वो एक्स रेज हैं। ठीक है, व्हेन हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक और बम्बार्डेड ऑन अ मेटेलिक सरफेस देन एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बाय बम्बार्डिंग, इनको कैसे प्रोड्यूस किया सकता है, प्रोड्यूस्ड by bombarding the higher energy electron beam on मेटल सरफेस। ये ऐसा नहीं है कि आपने अभी सुना है, ऐसा नहीं है कि आपने अभी सुना है। एक्स रेज ऐसा नहीं है कि ये आपने पहली बार सुना है। ये आपने देखा होगा कि जब भी अपने बोन में फ्रैक्चर हो जाता है ना, जब भी फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले एक्सरे करता है डॉक्टर कि पहले एक्सरे करो फिर देखो, होता नहीं होता। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक्सरेज का वहाँ यूज़ किया जाता है, बोन फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने में एक्सरेज का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, और एक्सरेज हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, इसलिए ज़्यादा एक्सरे करने के लिए नहीं बोलते हैं, है ना। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो पहले ही पूछ लेते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, लेडीज़ के लिए, है ना, कि प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि एक्सरेज जो हैं वो अच्छी नहीं होती बच्चे के लिए, अगर वो 1 या 2 महीने का है तो, है ना। इससे ज़्यादा के बाद में तो एक्सरे करवाना ही पड़ता है, उसके ग्रोथ को देखने के लिए करवाना पड़ता है। लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है ना,
समझ रहे हो, वॉर्म के अंदर अगर बहुत छोटा है 1 या 2 मंथ का, तब फिर एक्सरे नहीं होता है भैया, तब नहीं करेंगे, है ना, वो उसके लिए हानिकारक हो सकता है, तब नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए, तो एक्सरेज का यूज़ क्या हो सकता है, व्हाट आर द यूजेस, एग्जाम में आता भी है, एक्सरे के यूज़ लिखिए। तो सबसे पहला यूज़ जो है, ठीक है, टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर इन बोन्स। ठीक है, फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरा, अगर किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो भी किसका यूज़ किया जाता है, एक्सरे का यूज़ किया जाता है, टू स्टडी द क्रिस्टल to study the crystal structure। तो भी आप किसका यूज़ करेंगे, एक्स रेज का यूज़ करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, एक्स रेज के दो मेन यूज़ हैं, एक तो बॉन के अंदर भी यूज़ किया जाता है, मतलब बॉन का फ्रैक्चर अगर देखना है तो एक्स रेज का यूज़ किया जा सकता है, क्रिस्टल की स्टडी करनी हो तो यूज़ किया जा सकता है। फिर दूसरा, इन मेडिकल साइंस, आप ये भी लिख सकते हैं, मेडिकल साइंस में भी इसका बहुत सारा यूज़ किया जाता है। हाँ, समटाइम्स आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स रेज का यूज़ भी कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, लेकिन अगर एग्जाम में कैंसर सेल की बात आए तो मैं आपको यही कहूँगा, यही सजेशन दूंगा कि आपको गामा रेज ही लिखना चाहिए, कैंसर के लिए गामा रेज को ही लिखिएगा। एक्स रेज का एक स्पेसिफाइड पैटर्न हो गया ना कि बोन फ्रैक्चर के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, तो एग्जाम में अगर बोन फ्रैक्चर आए तो फिर एक्स रेज है, गामा नहीं है। ठीक है, और अगर एग्जाम के अंदर क्या बोल रहा था मैं, कैंसर सेल्स आए तो फिर आपको गामा के ऊपर स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो एक्स रेज के मैंने बता दिए हैं, दो यूज़ बहुत होते हैं। ठीक है, बात है ना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वन, थर्ड, जी एक्स पर देखो, पर वाला मतलब बच्चों यूवी रेज, और ये आपने बहुत बार सुना है। क्या हमारी स्किन के लिए अच्छी होती हैं? नहीं, यूवी रेज हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है ना। अपन बोलते हैं ना सनबर्न हो जाता है किसी को, सनबर्न बोलते हैं या स्किन टैनिंग बोलते हैं, है ना। डिटेन कर दो, बहुत सारे बच्चे जाते हैं अपनी स्किन को डिटेन करवाने के लिए। वो भैया वो क्या है, वो डिटेन कहाँ से हुई, वो सनबर्न कहाँ से हुआ? तो हमने बोला ये यूवी रेज जब आपकी स्किन के साथ में इंटरेक्ट करती हैं तो फिर आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है ना। उसमें छोटे छोटे से पॉइंट बनने लग जाते हैं, बहुत बार देखा होगा ऐसे अलग अलग सा मार्क बनने लग जाते हैं स्किन के ऊपर। वो सनबर्न या फिर स्किन टैनिंग जो है वो किसके कारण होती है? यूवी रेज जब आपकी स्किन के साथ में इंटरेक्ट करती है ना बच्चों, तो फिर ये सनबर्न या फिर स्किन टैनिंग होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये यूवी रेज वो वाली है। कहाँ से आ सकती हैं, प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं? तो हम बोलते हैं सन से आती है। ठीक है, तो प्रोड्यूस्ड बाय सन। सन, प्रोड्यूस्ड बाय सन। ठीक है, और क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में क्या करता होगा, ट्रांजिट करता होगा, तब भी यूवी रेज बनती है। आप जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का तब आपको पता चलेगा कि यूवी रेज वहाँ पर भी बनती है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं व्हेन, या तो एक तरीका ये है, या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one orbit to another orbit in an atom। ठीक है, तब भी आपको यूवी रेज मिलती है, ये ध्यान में रखिएगा। इनका यूज़ कहाँ है? तो मैं ये मानता हूँ कि हर एक बच्चे को यूवी रेज के यूज़ पता होंगे, यूजेस।
पता होने चाहिए, होने भी चाहिए। आपने देखा होगा अगर आपके घर में वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है तो आप उसमें देखते हैं यूवी रे प्रोटेक्टेड, है ना। मतलब वो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, यूवी रेज का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यूवी रेज जो हैं वो वाटर में जो जर्म्स होते हैं ना उनको क्या कर सकता है, मार सकता है, किल कर सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इन किलिंग द जर्म्स विच आर प्रेजेंट इन वाटर, है ना, या फिर इन वाटर प्योरिफिकेशन आप किसका यूज़ करते हैं, यूवी रेज का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े क्या कह सकते हैं, गोदाम होते हैं, गोडाउन्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, बहुत सारा फूड रखा हुआ होता है, बहुत सारा खाना रखा हुआ होता है। खाने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि गेहूँ रखा हुआ होगा, राइस रखा हुआ होगा, है ना, बहुत सारी पल्सेस रखी हुई होंगी। तो अगर ऐसी जगह जहाँ पे आपने फूड को स्टोर कर रखा है तो वो फूड जो है कुछ टाइम बाद में ख़राब हो सकता है, उसके ऊपर कीड़े वीड़े इंसेक्ट विंसेक्ट लग सकते हैं। तो वहाँ पर भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, यूवी रेज का यूज़ किया जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से लोग जब वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग तो मेरे हिसाब से आप सभी ने देखी होगी, है ना। आप जब गली मोहल्ले से गुजरते होगे तो वेल्डिंग की कोई ना कोई शॉप तो डेफिनेटली आपने देखी होगी। आपने देखा होगा वो या तो एक ग्लास पहन के रखते हैं, जो वेल्डिंग कर रहा होता है या तो एक सन ग्लास पहन के रखता है, एक ग्लास पहन के रखता है या फिर एक मुखौटा रखता है अपने सामने, है ना, और फिर वेल्डिंग करता रहता है। याद है कि एक हाथ में मुखौटा रखता है और फिर वेल्डिंग करता है। वो क्यों रखता है? क्योंकि वेल्डिंग के टाइम पर भी बच्चों यूवी रेज बाहर निकलती हैं जो कि आइज़ के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। ठीक है, तो फिर इसका यूज़ वहाँ पर भी यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा, आप अगर कभी बैंक में गए हैं और बैंक के अंदर बच्चों नकली नोट को पता लगाने के लिए भी किसका यूज़ कर देते हैं, यूवी रेज का यूज़ करते थे। ब्लू लाइट नहीं था कि ब्लू लाइट से गुजारते हैं, है ना, ब्लू लाइट से नोट को गुजारते हैं और फिर देखते हैं कि वो नकली है या नहीं है। ठीक है, फिंगरप्रिंट को पता लगाने के लिए कि वहाँ पे फिंगरप्रिंट है या नहीं है, फिंगरप्रिंट सेंसिंग के अंदर भी यूवी रेज का यूज़ होता है, ये बात ध्यान में रखना। इनविजिबल राइटिंग को डिटेक्ट करने के लिए भी यूवी रेज का यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। सबसे पहला हमने क्या बताया था, वाटर प्यूरिफिकेशन में, वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, इन किलिंग जर्म्स, किलिंग द जर्म्स, है ना। ठीक है, दूसरा, फूड प्रिजर्व कर रहे हो आप, फूड प्रिजर्वेशन में। थर्ड मैंने क्या बताया था आपको, ओके वो तो वेल्डिंग वाला तो एक तरीके का ड्रॉबैक हुआ ना। चलिए, और क्या बताया था, फिंगरप्रिंट में, इन डिटेक्शन ऑफ इनविजिबल राइटिंग एंड फिंगरप्रिंट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये सारे के सारे किसके, यूवी रेज के यूज़ हैं। एक जो मैंने आपको बताया था उसके ऊपर क्वेश्चन है, यूवी रेज का क्वेश्चन है, वो ध्यान में रखिएगा। क्या भाई, अनवेल्डिंग glasses are used to protect eyes from UV rays। ठीक है, एक और चीज़ है, आपको ओजोन लेयर याद है, ओजोन लेयर को जो खतरा है वो भी किससे है, यूवी रे से। सन से आने वाली जो यूवी रेज हैं वो ओजोन लेयर को क्या कर देती है, उसको तोड़ देती है, ओजोन लेयर में छेद बन रहा है, हम ऐसा बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो एक नोट ये भी लिख सकते हैं, होल इन ओजोन लेयर,
ठीक है, ये भी किसके कारण हो रहा है, यूवी रेज के कारण ही हो रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, वाटर प्यूरिफिकेशन में, फूड प्रिजर्वेशन में, इनविजिबल लाइट को डिटेक्ट करने में, फिंगरप्रिंट को सेंस करने में हम किसका यूज़ करते हैं, यूवी रेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हुआ। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वन जी एक्स पर हो चुका है, जी एक्स पर। अब देखो की बात करें, देखो मतलब विजिबल, हाँ चलो तो विजिबल की बात करते हैं, विजिबल में क्या सीन बैठ रहा है। तो हमने बोला नेक्स्ट वन दैट इज फोर्थ वन, विजिबल रेज। 400 to 700 नैनोमीटर, याद रखिएगा, प्रोड्यूस्ड बाय सन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्रोड्यूस बाय सन भी है। दूसरा वही इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर अगर ट्रांजिट करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, या हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है, तब भी विजिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, ठीक है, दूसरा भी इसका यही है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one to another orbit। ठीक है, दूसरे ऑर्बिट में जाने में। हाँ भाई, इन एटम। ठीक, चलो यूज, अरे ये तो सिंपल है भाई, क्या हमारी आईज इनको सेंस कर सकती हैं, और विजिबल में हम बात करते हैं विबग्योर आता है, GYOR। ठीक है, ये सारे के सारे 7 कलर्स में अगर आप देखेंगे तो लैम्डा इसका मिनिमम है और रेड का लैम्डा क्या है, मैक्सिमम है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, और इसका यूज़ कहाँ होता है, तो हम बोलते हैं इन वॉचिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लाइट है तो ही हम क्या कर पा रहे हैं, चीज़ों को देख पा रहे हैं। अगर ये लाइट होगी नहीं तो फिर देखोगे किसको, है ना। तो विजिबल लाइट का यूज़ सबसे बड़ा यही है, और इससे ज़्यादा और क्या होगा, ये चीज़ें दिखा रही है, इसी के कारण अदर चीज़ों को अपन सेंस कर पा रहे हैं। अगर यही नहीं होती तो भैया ऊपर नीचे कुछ भी वेव्स हो, कोई मतलब भी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो विजिबल ही थी। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में जी एक्स पर देखो, आई इंफ्रा, फिफ्थ वन इंफ्रारेड रेज। अब मेरे हिसाब से इंफ्रारेड आप सभी को पता होगा। अभी रिमोट कभी चलाया नहीं चलाया, चलाया ना। रिमोट के अंदर जो होती है वो इंफ्रारेड ही होती है, ध्यान में रखना। हाँ, वो रिमोट जितने भी, चाहे किसी भी तरीके का रिमोट हो, चाहे वो टीवी का रिमोट हो, चाहे वो रेडियो का रिमोट हो, चाहे वो किसी हॉटस्पॉट या हाईफाई का रिमोट हो, उन सभी के रिमोट्स में इंफ्रारेड का ही यूज़ होता है बच्चों। ये बात ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है हमारी डेली लाइफ को देखते हुए। ठीक, बनती कैसे हैं, तो हम बोलते हैं बाय हीटिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। दीज आर प्रोड्यूस्ड by हीटिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना, हीटिंग बॉडीज या फिर हीटिंग बॉडी भी लिख लो। इंफ्रारेड तभी बनती है, गर्म चीज़ों से जो निकलती हैं वो इंफ्रारेड ही होती हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर इंफ्रारेड का यूज़ कहाँ हो सकता है, यूजेस, तो सबसे बेहतर यूज़ मैंने आपको बताया था इंफ्रारेड का, है ना, आर यूज्ड इन रिमोट ऑफ टेलीविज़न, रेडियो और हाईफाई सिस्टम। ठीक है, इसमें किसका यूज़ होता है, इंफ्रारेड का ही यूज़ होता है, ये बात ध्यान में रखना। इंफ्रारेड का और कहीं पर भी यूज़ हो सकता है क्या, इंफ्रारेड का और कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है। इंफ्रारेड देखो गर्म चीज़ों से निकल रही हैं, है ना, तो अपने आप में ये खुद भी गर्म होती हैं।
गर्म होती हैं, तो बहुत बार ये भी देखा गया है बच्चों कि हमारी बॉडी के अंदर जो मस्कुलर पेन होता है या स्ट्रेन होता है, उस मस्कुलर स्ट्रेन को भी ठीक करने में हम इंफ्रारेड रेज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इन क्योर, क्योर लिख लो, इन क्योर ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन किसका यूज़ किया जा सकता है? इंफ्रारेड का यूज़ किया जा सकता है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ये इंफ्रारेड का एक अच्छा यूज़ है, यूज़ होती भी है डेली लाइफ के अंदर। चलो हाँ भाई, नेक्स्ट 6th वन, GX पर देखो I हो चुका है, M का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रोवेव्स, माइक्रो, माइक्रो कहाँ से प्रोड्यूस होंगी? तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस गन डायोड्स, है ना, या वैक्यूम डायोड्स। आप कह सकते हैं कि क्लिस्ट्रॉन, है ना, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लिस्ट्रॉन। ये आप इंजीनियरिंग में माइक्रोवेव एक चैप्टर, वो चैप्टर क्या है, एक पूरी बुक चलेगी इंजीनियरिंग में, और वो भी इंजीनियरिंग 3rd ईयर के अंदर। 3rd ईयर में जब आप जाएंगे, मतलब 5th सेमेस्टर में आप जाएंगे, तो माइक्रोवेव नाम से एक चैप्टर चलेगा, वहाँ पे आप पढ़ेंगे, वहाँ पे आप बाकायदा क्लिस्ट्रॉन और को देखेंगे, और वहाँ पे माइक्रोवेव कैसे जनरेट होती है वो देखेंगे आप, है ना। तो प्रोड्यूस बाय क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड गन डायोड्स। और ये CBSE में तो इस साल का क्वेश्चन भी रहा हुआ है ना, कि माइक्रोवेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये बात ध्यान में रखना, इस तरीके से उनको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया इनका प्रोडक्शन। अब इनका यूज़ कहाँ है माइक्रोवेव्स का, इनका यूज़ कहाँ है वो देखो बच्चों। तो हम बोलते हैं माइक्रोवेव ओवन के अंदर, पहला कहाँ है, इन माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, आप सभी को पता है माइक्रोवेव ओवन में इन्हीं का ही यूज़ किया जाता है ना। इन्हीं का ही क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल होता है या फिर जो फूड पार्टिकल होते हैं, ये फूड पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्व कर लेते हैं। एब्जॉर्व करने के कारण उसकी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। एब्जॉर्व करते हैं तो फिर वो मॉलिक्यूल्स क्या करने लगते हैं, उस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ में वाइब्रेट करने लगते हैं। और जब वो वाइब्रेट करने लगते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, वो उसको गर्म कर देती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो माइक्रोवेव्स जो हैं वो सारी की सारी वाटर मॉलिक्यूल से या फूड पार्टिकल से क्या हो जाती है, एब्जॉर्व होने के कारण अपनी सारी एनर्जी उनको दे देती है, और वो जो फूड होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको ये भी पता होगा कि माइक्रोवेव ओवन में आप कभी भी मेटल की प्लेट नहीं डालते हो, आप चीनी मिट्टी का, सेरेमिक प्लेट्स का यूज़ करते हैं नॉर्मली। क्यों यूज़ करते हैं सेरेमिक प्लेट्स का? किसी को पता है मेटालिक प्लेट्स का क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि भैया अगर मेटालिक प्लेट माइक्रोवेव में रख दोगे तो माइक्रोवेव्स जो हैं वो मेटालिक प्लेट के साथ में इंटरेक्ट करके सर्किट को शॉर्ट कर देंगी, और सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया तो ले भैया दड़म 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 आवाज़ आना चालू। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। सेरेमिक प्लेट्स के साथ में ऐसा क्या होता है, तो हम बोलते हैं सेरेमिक प्लेट्स का जो पार्टिकल होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। एटम जो होता है उसका वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके कारण उसका ऑसिलेशन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता जितना चाहिए होता है। तो उसका ऑसिलेशन नहीं हो पाया तो उसके ऊपर इम्पैक्ट भी बहुत कम पड़ता है, नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ता है। नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ता है तो उसके ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। सेरेमिक प्लेट ठंडे की ठंडी, है ना, जैसी थी वैसी की वैसी, वो गर्म हो ही नहीं पाती है। जबकि मेटालिक प्लेट इस माइक्रोवेव की एनर्जी को क्या करती है, एक बार के लिए एब्जॉर्व किया, फिर एब्जॉर्व किया, फिर एब्जॉर्व किया, और मेटालिक प्लेट खुद गर्म होने लग जाती है भैया। करना फूड को गर्म था और खुद गर्म होने लग जाती है, और थोड़ी देर बाद में इतनी गर्म हो जाती है कि शायद ये पॉसिबल है कि वो मेटालिक प्लेट पिघल जाए, मेल्ट डाउन हो जाए, और अगर मेल्ट हो गई तो भैया शॉर्ट सर्किट होना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि वाई मेटल प्लेट्स आर नॉट यूज इन माइक्रोवेव्स या माइक्रोवेव ओवन्स, है ना। तो उसका आंसर क्या है, इफ अ मेटालिक प्लेट इज प्लेस्ड इनटू अ माइक्रोवेव ओवन देन they will absorb the energy of microwave oven and get melt down, due to which the circuit get
द सर्किट विल बी शॉर्टेड, है ना। और ये फिर क्या होगा, हार्मफुल होगा, हमारे लिए डेंजरस होगा, और तो क्या होगा। ठीक है, तो माइक्रोवेव ओवन में किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। दूसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये बात ध्यान में रखना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रोवेव्स का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में और माइक्रोवेव ओवन के अंदर माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। एक चीज़ जो मेरे को अभी जस्ट दिमाग में आई बच्चों, यहाँ पर इंफ्रारेड के अंदर एक चीज़ मैं भूल रहा था, इसका तीसरा यूज़ भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपने कभी ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा है? तो अर्थ के गर्म होने का या अर्थ के टेम्परेचर का ऑल एंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट बने रहने का रीज़न भी क्या है बच्चों, इंफ्रारेड रेज ही है। सन से लाइट आई, उसमें इंफ्रारेड था बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, उसमें इंफ्रारेड का कंपोनेंट भी था, और वो लाइट रे अर्थ सरफेस से इंटरेक्ट करती है, अर्थ सरफेस गर्म होती है, फिर गर्म अर्थ सरफेस, वार्म अर्थ सरफेस वापस से कुछ रेस को इमिट करती हैं, वो इंफ्रारेड होती है। उसमें से कुछ पार्ट इंफ्रारेड का होता है। वो इंफ्रारेड रेस जैसे ही कार्बन की लेयर के साथ में इंटरेक्ट करता है, तो कार्बन की लेयर जो है उसको वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, तो इंफ्रारेड वापस से अर्थ के पास में आ जाती है। तो कुल मिलाकर के अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर इंफ्रारेड रह जाती है, और अर्थ का एटमॉस्फेयर इसलिए गर्म रहता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इंफ्रारेड का यूज होता है। या फिर अर्थ वार्मिंग, टू कीप अर्थ वार्म। ठीक है, इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है। बात समझ में आई देवताओं? चलो ठीक है, तो ये डन हुआ। माइक्रोवेव का पता चला, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर या फिर माइक्रोवेव ओवन में किसका यूज़ करेंगे हम, माइक्रोवेव्स का यूज़ करेंगे। ठीक, एंड फाइनली द लास्ट वन, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स बच्चों किसने बताई थी, हर्ट्ज का नाम सुना है, रेडियो वेव्स का डिटेक्शन किया था हर्ट्ज ने। ठीक है, चलो, तो रेडियो वेव्स जो हैं वो कैसे बनी, तो हम बोलते हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स इन कंडक्टिंग वायर्स में जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो किसको जनरेट कर सकता है, रेडियो वेव्स को जनरेट कर सकता है। और रेडियो वेव्स का सबसे खतरनाक यूज सेल फोन कम्युनिकेशन सिस्टम में है ना। टीवी, रेडियो, सेल फोन, इस कम्युनिकेशन सिस्टम में किसका यूज़ किया जाता है, रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो दो तरीके के कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए, सैटेलाइट वाले में माइक्रो का यूज़ किया जाता है, जबकि नॉर्मल जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें हम किसका यूज़ कर सकते हैं, रेडियो वेव्स का यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आई, डन हुआ ये? चलिए, तो ये था आज का बेसिक पार्ट। अब इस पार्ट से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए थे जो मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाले थे, उम्मीद करता हूँ कुछ बच्चों ने देखे होंगे। चलो उनका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना, उनका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिखा है, λ1 इज यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। कुल मिलाकर के क्वेश्चन ऐसा है कि कौन सी EM वेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। कौन सी भैया? हाँ, माइक्रो। कौन सी? माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, λ2 इज यूज्ड इन किलिंग जर्म्स इन वाटर। वाटर प्यूरिफिकेशन में किसका यूज होता है बच्चों? यूवी रेज का यूज होता है, यूवी रेज का। λ3 इज यूज्ड इन डिटेक्ट लीकेज ऑफ ऑयल इन अंडरग्राउंड पाइपलाइन। बताओ, ये भी बताया था किसका, कौन सी EM वेव का यूज कर सकते हो, बताओ देवताओं। मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया था गामा का, है ना, गामा और बीटा का। तो बीटा तो EM वेव में आएगा नहीं, तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, गामा। फिर नेक्स्ट वन,
ओ गजब, ये तो भूल ही गए रे। लैम्डा 4 is used to improve visibility in running during the fog and mist condition, है ना। चलो, ये इसको ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ फोटोग्राफी में, इसके साथ में फोटोग्राफी और लिख लो, ठीक है। फोटोग्राफी में मतलब फोग में जब आप फोटोग्राफी करते हो, जब आपका एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि क्लियरिटी या विजिबिलिटी कम हो जाती है, तब आप देखते हैं कि एक फीचर आता है आपके कैमराज में, आईआर डिटेक्शन वाला, है ना। उसके अंदर इंफ्रारेड रेज का यूज़ होता है, आईआर रेज का यूज़ होता है, इंफ्रारेड का, है ना। इंफ्रारेड रेज का यूज़ किया जाता है जब फोगी सिचुएशन होती है, जब विजिबिलिटी कम होती है ना बच्चों, तो विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छी फोटोग्राफी लेने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आईआर रेज का यूज़ करते हैं। तो ये तो लिखना पड़ेगा रे यार, ये तो लिखना पड़ेगा आईआर के अंदर, ये भी भूल गए थे अपन तो, हैं। आईआर में लिख देते हैं, एक और यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्थ वन, क्या था, इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी इन फॉगी डे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो, फिर इसके बाद में ये डन हुआ, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, लैम्डा 5 यूज्ड इन रडार सिस्टम। रडार सिस्टम मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। रडार सिस्टम का मतलब हो गया सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और रडार सिस्टम के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, माइक्रो का यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव्स का, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सैटेलाइट में और रडार के अंदर आप माइक्रो का ही लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन, लैम्डा 6 इज प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग अ मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। ये एक ही बताया था मैंने, ये एक ही बताया था। एक्स रेज को आप ऐसे ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका क्या है आंसर, एक्स रेज है, ध्यान में रखिएगा, है ना। एक्स रेज को इसी तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। फिर वो खतरनाक सवाल है ये, वैसे दिया हुआ नहीं है लेकिन ये ध्यान में रखना, ये सवाल बहुत शानदार है। लैम्डा 7 यूज फॉर स्टरलाइजिंग सर्जिकल इक्विपमेंट। सर्जिकल इक्विपमेंट कौन से बच्चों, आप देखते हैं बहुत बार जब भी कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है तो वो बहुत सारे नाइफ्स को यूज़ करता है ना, बहुत सारे इक्विपमेंट्स को यूज़ करता है ना, सर्जिकल नाइफ्स जिन्हें हम बोलते हैं। अब वो यूज़ कर लिए, उनमें ब्लड बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, भैया फिर वैसा का वैसा नाइफ दूसरी जगह यूज़ कर लेगा क्या, नहीं भैया, उस नाइफ को वो साफ़ करेगा। कैसे साफ़ करेगा, तो पहले डिस्टिल वाटर को यूज़ करेगा, उससे साफ़ करेगा, फिर इसके बाद में यूवी रेज से उन्हें क्या करवाएगा, पास करवाएगा, है ना। उसको यूवी रेज से उस क्या करता है, पास करवाता है, जिससे उस नाइफ पे जितने भी जर्म्स थे वो किल हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टरलाइजिंग के अंदर ये बात ध्यान में रखिएगा, यूवी का ही यूज़ होता है, यूवी रेज का यूज़ होता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। फिर नेक्स्ट वन, लैम्डा 8 इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लिस्ट्रॉन। क्लिस्ट्रॉन से किसको प्रोड्यूस किया गया था बच्चों, याद आ रहा है क्या, माइक्रोवेव्स को, किसको, माइक्रोवेव्स को क्लिस्ट्रॉन के थ्रू ही प्रोड्यूस किया था, माइक्रोवेव्स आएगा। नाउ लैम्डा 9 हैज वेवलेंथ अप्रॉक्स नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 10⁻⁻9 मीटर। ये मैंने लिखा रखा है ना, बताओ लिखा है या नहीं लिखा है, करवा रखा है देवताओं, दिखाऊं क्या, देखो एक्स और यूवी, एक्स और यूवी रेज दोनों कहाँ हैं, 10⁻⁻9 मीटर से हैं। तो मैं यूवी लिख सकता हूँ, इवन मैं एक्स भी लिख सकता हूँ, कोई गलत नहीं निकाल सकता है मेरे इसको। हाँ, मैं 10⁻⁻10 लिख देता ना यहाँ पर, तो फिर पॉसिबल था कि मेरे को क्या लिखना पड़ता भैया, मेरे को एक्स ही लिखना पड़ता, फिर मेरे को एक्स से लिखना पड़ता, 10⁻⁻10 एक्स का ही है। लेकिन अगर यूवी का देखेंगे तो फिर ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। ओ तो यूवी के लिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये आप इसके लिए यूवी भी लिख सकते हैं और आप इसके लिए एक्स रेज भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं, कोई गलत नहीं निकाल सकता, ठीक है। लैम्डा 10 हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ, लार्जेस्ट वेवलेंथ देखो रेडियो, ये तो यहीं पे रहा, रेडियो, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर नॉर्मली पूछे गए हैं वो मैंने आपको आज करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन्हें याद भी करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार के लिए लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।